गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं क्यूबा एन अमेरिकन हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐतिहासिक यात्रा पर। कैरेबियन सागर में बसे एक छोटे से द्वीप की कहानी जिसका नाम है क्यूबा। ये कहानी सिर्फ क्यूबा की नहीं है, बल्कि उसके शक्तिशाली पड़ोसी अमेरिका के साथ उसके 500 साल पुराने रिश्ते की भी है। एडा फेरेर द्वारा लिखी गई पुस्तक क्यूबा इन अमेरिकन हिस्ट्री सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दो देशों के बीच उलझे रिश्तों का एक दर्पण है, जिसमें प्रेम, घृणा, आकर्षण और अलगाव की कहानियां एक साथ बुनी गई हैं। एडा फेरेर खुद क्यूबा में जन्मी एक इतिहासकार हैं जो एक 962 में मात्र 1 वर्ष की आयु में अमेरिका आ गई थी। उनका यह निजी संबंध इस पुस्तक को एक विशेष आयाम देता है। ये सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेटी की कहानी है जो अपनी जड़ों को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को खंगालती है। आज हम इस विशाल पुस्तक की उस यात्रा पर निकलेंगे जो कोलंबस के आगमन से पहले के क्यूबा से शुरू होकर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक जाती है। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा का आगाज करते हैं। 1492 से पहले क्यूबा कैसा था? इसका जवाब हमें उन आदिवासी लोगों में मिलता है जिन्हें ताइनो कहा जाता था। ये लोग शांतिप्रिय थे, खेती करते थे, मछली पकड़ते थे और अपने देवताओं की पूजा करते थे। उनके जीवन का एक सुव्यवस्थित ढांचा था जिसे यूरोपीय लोग समझ नहीं पाए। 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब पहली बार इस द्वीप पर कदम रखा तो उसने इसे लाजवाना नाम दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये मानव आंखों ने अब तक देखा सबसे सुंदर देश है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक त्रासदी छिपी थी। कोलंबस और उसके बाद आने वाले स्पेनिश विजेताओं ने ताइनो लोगों को गुलाम बनाया, उन पर अत्याचार किए और यूरोप से लाई गई बीमारियों ने उन्हें खत्म कर दिया। इस पुस्तक की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है हाथुए नामक एक ताइनो प्रमुख की। हाथुए उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने स्पेनिश आक्रमण का विरोध किया। जब उसे पकड़ लिया गया और जलाने की सजा सुनाई गई तो एक फ्रांसिस्कन पादरी ने उसे अंतिम मौका दिया। यदि वह ईसाई धर्म अपना ले तो उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी। हाथुए ने पूछा, क्या स्वर्ग में स्पेनिश लोग भी जाते हैं? पादरी ने कहा, हाँ, अच्छे स्पेनिश लोग स्वर्ग जाते हैं। इस पर हाथुए ने जवाब दिया, तो फिर मैं नरक जाना पसंद करूंगा ताकि मुझे उनके क्रूर चेहरे फिर कभी न देखने पड़े। ये कहानी क्यूबा के उस संघर्ष का प्रतीक बन गई जो सदियों तक चला। एक छोटे द्वीप का बड़ी ताकतों के सामने विरुद्ध। 1762 में 7 साल के युद्ध के दौरान एक घटना घटी जिसने क्यूबा के इतिहास की दिशा बदल दी। अंग्रेजों ने हवाना पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा केवल 11 महीने तक चला, लेकिन इसने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। अंग्रेजों ने व्यापार के द्वार खोल दिए और हजारों अफ्रीकी दासों को क्यूबा लाया। इस समय तक क्यूबा मुख्य रूप से तंबाकू और मवेशी पालन पर निर्भर था, लेकिन अंग्रेजों के आगमन ने चीनी उद्योग की नींव रखी। उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़े पैमाने पर बागान लगाकर और दास श्रम का उपयोग करके अपार संपत्ति कमाई जा सकती है। जब स्पेन को 1763 में पेरिस की संधि के तहत हवाना वापस मिला तो उसने अंग्रेजों के सबक को नहीं भुलाया। स्पेन ने अब क्यूबा को एक ऐसे राज्य के रूप में देखना शुरू किया जो अपार संपत्ति पैदा कर सकता है। चीनी उद्योग का विस्तार हुआ और इसके साथ ही दास व्यापार भी बढ़ा। ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकी क्रांति में क्यूबा ने भी भूमिका निभाई थी। जब 13 उपनिवेश ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, स्पेन ने फ्रांस के साथ मिलकर अमेरिकी विद्रोहियों की मदद की। क्यूबा ने इस संघर्ष के लिए धन जुटाया और हथियार भेजे। फेरेर बताती हैं कि क्यूबाई चांदी के सिक्कों ने अमेरिका के पहले केंद्रीय बैंक को वित्त पोषित करने में मदद की। यह उस गहरे संबंध का पहला संकेत था जो आने वाली सदियों में इन दोनों देशों को बांधेगा। एक रिश्ता जो परस्पर लाभ से शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे शोषण और अलगाव में बदल गया। 1791 में हाइटी में एक घटना घटी जिसने पूरे कैरेबियन क्षेत्र को हिला दिया। दासों ने विद्रोह किया और एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना की। यह इतिहास का पहला सफल दास विद्रोह था। हाइटियन क्रांति का क्यूबा पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक ओर इसने क्यूबा के दास मालिकों को भयभीत कर दिया। वे डरते थे कि कहीं यह आग क्यूबा तक न पहुंच जाए। दूसरी ओर हाइटी के चीनी उद्योग के नष्ट होने से क्यूबा को विश्व बाजार में चीनी की बढ़ती मांग को पूरा करने का अवसर मिला। इसी समय क्यूबा में चीनी उद्योग का स्वर्ण युग शुरू हुआ। हजारों अफ्रीकी दासों को जबरन क्यूबा लाया गया। उनकी मेहनत ने क्यूबा को दुनिया की सबसे बड़ी चीनी उत्पादक बना दिया। फेरेर इस बात पर जोर देती हैं कि चीनी और दास्ता न केवल क्यूबा बल्कि अमेरिका के इतिहास को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं। दास्ता ने क्यूबा को अमेरिकी दक्षिण से भी जोड़ा। दोनों क्षेत्रों के बागान मालिक एक ही व्यापार प्रणाली का हिस्सा थे। अमेरिकी राजनेता क्यूबा को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखते थे जो अमेरिका में दास्ता के विस्तार का हिस्सा बन सकता है। फेरेर बताती हैं कि एक 853 में अमेरिका के निर्वाचित उपराष्ट्रपति विलियम रूफस किंग ने अपनी शपथ क्यूबा के मातांजस शहर में ली थी। वह तपेदिक के इलाज के लिए वहां गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई। ये छोटा सा प्रसंग दिखाता है कि उस समय दोनों देशों के बीच कितने घनिष्ठ संबंध थे। 1868 में क्यूबा के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 10 अक्टूबर को एक धनी बागान मालिक कार्लोस मैनुअल दे सेस्पेडेस ने अपने दासों को मुक्त किया और स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। यह यारा का रोना के नाम से जाना जाता है और इसने 10 वर्षों के युद्ध की शुरुआत की।
यह युद्ध क्यूबा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार गोरे, काले और मुलट्टो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। फेरेर लिखती हैं कि इस युद्ध ने राष्ट्र को जातीय एकता से लगभग शाब्दिक रूप से जन्म दिया। 10 साल तक चले इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। एक 878 में सैन होन की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें स्पेन ने कुछ सुधारों का वादा किया लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी। इस युद्ध के बाद क्यूबा के इतिहास का सबसे महान नायक उभरा, जोस मार्टी। मार्टी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक कवि, पत्रकार और विचारक भी थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन निर्वासन में बिताया, मुख्यतः न्यूयॉर्क में, लेकिन उनका दिल हमेशा क्यूबा के लिए धड़कता था। मार्टी का सपना एक ऐसा क्यूबा था जहां सभी जातियों के लोग समान हो, जहां कोई गुलाम न हो और जहां गणतंत्र की स्थापना हो। वह अमेरिकी साम्राज्यवाद से भी सावधान थे। उन्होंने चेतावनी दी, मैंने सबसे भयानक राक्षस के दिल में रहते हुए देखा है, मैं उसके पेट में रहा हूं। ये राक्षस था अमेरिकी साम्राज्यवाद। 1895 में मार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम फिर से शुरू किया। उसी वर्ष वह क्यूबा लौटे और डोस रियोस की लड़ाई में मारे गए। उनकी मृत्यु ने उन्हें एक शहीद बना दिया और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। 1898 में एक घटना ने क्यूबा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 15 फरवरी को हवाना के बंदरगाह में अमेरिकी युद्धपोत मेन में विस्फोट हो गया और 266 अमेरिकी नाविक मारे गए। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह विस्फोट किस कारण हुआ, लेकिन उस समय अमेरिकी प्रेस ने स्पेन को जिम्मेदार ठहराया। याद रखो, मेन का नारा पूरे अमेरिका में गूंज गया। राष्ट्रपति विलियम मैकिनले ने स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसे स्पेनिश अमेरिकी युद्ध कहा जाता है, लेकिन फेरेर जोर देकर कहती हैं कि इसे स्पेनिश क्यूबाई अमेरिकी युद्ध कहा जाना चाहिए। युद्ध के दौरान एक घटना ने क्यूबा और अमेरिका के बीच संबंधों को हमेशा के लिए कड़वा कर दिया। जनरल कैलिक्सटो गार्सिया एक क्यूबाई स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने दशकों तक स्पेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब अमेरिकी सैनिक क्यूबा पहुंचे तो गार्सिया ने उनके साथ सहयोग किया। जुलाई 1898 में सैंटियागो डे क्यूबा की घेराबंदी के दौरान गार्सिया और उनके सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जब स्पेनिश सेना ने आत्मसमर्पण किया तो अमेरिकी जनरल विलियम शेफ्टर ने गार्सिया और उनके सैनिकों को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया। गार्सिया को अपने ही देश की जीत समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। ये गार्सिया का अपमान क्यूबाई राष्ट्रीय चेतना में गहराई तक उतर गया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्पेन और अमेरिका ने पेरिस में संधि पर हस्ताक्षर किए। क्यूबा को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया था। स्पेन ने क्यूबा पर अपना दावा छोड़ दिया और अमेरिका ने द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1899 से 1902 तक अमेरिका ने क्यूबा पर सैन्य शासन किया। अमेरिकी सेना ने सड़कें बनाई, स्कूल खोले और स्वच्छता में सुधार किया, लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था अमेरिकी हितों के अनुकूल हो। क्यूबा के चीनी उद्योग पर अमेरिकी नियंत्रण बढ़ गया। 1901 में अमेरिका ने एक शर्त रखी जिसके बिना वह क्यूबा से अपनी सेना नहीं हटाएगा। क्यूबा को अपने संविधान में प्लाट संशोधन शामिल करना होगा। इस संशोधन के तहत क्यूबा किसी विदेशी शक्ति के साथ संधि नहीं कर सकता था जो उसकी स्वतंत्रता को कमजोर करे। अमेरिका को क्यूबा में हस्तक्षेप करने का अधिकार था जब भी उसे लगे कि क्यूबा की स्वतंत्रता या अमेरिकी हित खतरे में हैं। क्यूबा अमेरिका को नौसैनिक अड्डों के लिए भूमि देगा। इसी के तहत ग्वांतानामो बे अमेरिका को पट्टे पर दिया गया। क्यूबाई संविधान सभा ने इस संशोधन का विरोध किया, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक प्रतिनिधि ने कहा, हम एक स्वतंत्र गणराज्य की नींव रख रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। 1902 में क्यूबा एक गणराज्य बना, लेकिन उसकी संप्रभुता सीमित थी। इस अवधि में फेरेर हमें हवाना के एक गरीब इलाके सैन इसिड्रो से परिचित कराती है। यह वेश्यावृत्ति और अपराध का क्षेत्र था, जहां अल्बर्टो यारिनी नामक एक कुख्यात दलाल का राज था। यारिनी एक तरह का लोकनायक बन गया था। वह गरीबों की मदद करता था और पुलिस से लोहा लेता था। फेरेर ये दिखाती हैं कि कैसे आधिकारिक इतिहास से परे भी लोगों का अपना इतिहास होता है। सैन इसिड्रो सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की आवाज का प्रतीक है जिन्हें इतिहास में अक्सर भुला दिया जाता है। यही क्षेत्र सदियों बाद 2020 में फिर से विरोध का केंद्र बनेगा। गणतंत्र के शुरुआती वर्षों में एक काला अध्याय भी छिपा है। 1912 में स्वतंत्रता के दशकों बाद क्यूबा सरकार ने हजारों अफ्रो क्यूबाई लोगों की हत्या कर दी। इंडिपेंडिएंटेस डी कलर नामक एक राजनीतिक दल ने जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। सरकार ने इस विरोध को कुचलने के लिए सेना भेजी और हजारों निर्दोष लोग मारे गए। फेरेर इस घटना का विस्तार से वर्णन करती हैं, ये दिखाते हुए कि कैसे जातिवाद क्यूबाई समाज में गहराई तक फैला हुआ था। ये उन अंधेरे पहलुओं में से एक है जिन्हें क्रांति के बाद के आधिकारिक इतिहास में अक्सर दरकिनार कर दिया गया। 1920 के दशक में क्यूबा ने आर्थिक समृद्धि का अनुभव किया। अमेरिकी पर्यटक निषेध काल के दौरान शराब और जुए के लिए क्यूबा आते थे। हवाना में होटल, कैसीनो और नाइट क्लब खुल गए, लेकिन यह समृद्धि असमान थी। शहरी इलाकों में चमक दमक थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र गरीबी में डूबे थे। राष्ट्रपति गेरार्डो माचाडो ने पहले सुधारों का वादा किया,
लेकिन जल्द ही वह एक तानाशाह बन गए। उन्होंने संविधान को निलंबित कर दिया, विरोधियों को जेल में डाला और पुलिस बल का दुरुपयोग किया। एक 933 में छात्रों के नेतृत्व में एक विद्रोह शुरू हुआ जिसने मार्चाडो को उखाड़ फेंका। ये 30 के दशक की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी राजदूत समनर वेल्स ने मध्यस्थता की, लेकिन उनका उद्देश्य अमेरिकी हितों की रक्षा करना था। इस अराजकता में एक नया नेता उभरा, फुलगेंसियो बतीस्ता। बतीस्ता मुलट्टो थे जो एक गरीब परिवार से आते थे और सेना में सार्जेंट के पद तक पहुंचे थे। एक 933 में उन्होंने सार्जेंटों के विद्रोह का नेतृत्व किया और प्रभावी रूप से सेना के प्रमुख बन गए। अगले 25 वर्षों तक बतिस्ता ने क्यूबा की राजनीति पर प्रभुत्व बनाए रखा। वह कभी चुनाव जीतते थे, कभी तख्तापलट करते थे, लेकिन हमेशा सत्ता के केंद्र में रहते थे। अमेरिका ने उनका समर्थन किया क्योंकि वह अमेरिकी व्यापारिक हितों की रक्षा करते थे और साम्यवाद का विरोध करते थे। 1940 में बतिस्ता ने एक प्रगतिशील संविधान के तहत राष्ट्रपति का चुनाव जीता। यह संविधान श्रम अधिकारों, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय पर जोर देता था। लेकिन 1952 में जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अगला चुनाव हार सकते हैं, बतिस्ता ने तख्तापलट कर दिया और तानाशाह बन गए। 1953 में एक युवा वकील ने क्यूबा के इतिहास में प्रवेश किया। फिदेल कास्त्रो सेंटियागो डे क्यूबा में मोंकाडा बैरकों पर हमले का नेतृत्व किया। यह हमला विफल रहा और कई विद्रोही मारे गए या पकड़े गए, लेकिन अपने मुकदमे में कास्त्रो ने एक भाषण दिया जो उनका घोषणा पत्र बन गया, इतिहास मुझे बरी करेगा। कारावास के बाद कास्त्रो मैक्सिको चले गए, जहां उनकी मुलाकात अर्नेस्टो चे गुएरा नामक एक अर्जेंटीनी डॉक्टर से हुई। 1956 में 82 विद्रोहियों के साथ वह ग्रानमा नामक नौका पर क्यूबा लौटे। सरकारी बल ने उन पर हमला किया और केवल 1 दर्जन से अधिक लोग बच पाए। ये बचे हुए लोग सिएरा निस्त्रा पहाड़ों में भाग गए और वहीं से गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। अगले 2 वर्षों में कास्त्रो के 26 जुलाई आंदोलन ने धीरे धीरे समर्थन जुटाया। किसान उनसे जुड़े, छात्र उनका समर्थन करने लगे और यहाँ तक कि मध्यम वर्ग भी बतिस्ता के भ्रष्ट शासन से तंग आकर उनके पक्ष में आ गया। 1958 में अमेरिका ने बतिस्ता को हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी। 31 दिसंबर 1958 को बतिस्ता ने महसूस किया कि उनका अंत निकट है। वह अपने साथियों के साथ हवाना से भाग गए, लाखों डॉलर लेकर डोमिनिकन गणराज्य चले गए। 1 जनवरी 1959 को फिदेल कास्त्रो और उनके विद्रोही सैनिक हवाना में विजयी होकर दाखिल हुए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। एक छोटे से द्वीप के लोगों ने एक तानाशाह को उखाड़ फेंका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह क्रांति कहाँ ले जाएगी। कास्त्रो ने तुरंत बड़े बदलाव शुरू कर दिए। उन्होंने भूमि सुधार कानून पारित किया, जिसके तहत बड़े बागानों को जब्त कर लिया गया और किसानों में बांट दिया गया। इसमें अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व वाले चीनी बागान भी शामिल थे। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो ग्वाटेमाला में भी सक्रिय थी और जिसे अमेरिकी CIA ने वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद की थी, अब क्यूबा में अपनी जमीनें खो रही थी। सरकार ने अमेरिकी स्वामित्व वाली तेल रिफाइनरियों, बिजली कंपनियों और टेलीफोन कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। अमेरिकी कंपनियों ने अपना निवेश खो दिया और वाशिंगटन में आक्रोश बढ़ गया। राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने जवाबी कार्रवाई की। अप्रैल 1959 में जब कास्त्रो वाशिंगटन की यात्रा करना चाहते थे, आइजनहावर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और गोल्फ खेलने चले गए। 1960 में अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, जो अंततः पूर्ण आर्थिक नाकेबंदी में बदल गया। इस बीच कास्त्रो ने सोवियत संघ के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। सोवियत प्रीमियर निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को तेल, हथियार और आर्थिक सहायता प्रदान की। शीत युद्ध की दुनिया में क्यूबा अब 2 महाशक्तियों के बीच संघर्ष का मैदान बन गया। 1961 में राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी ने एक गुप्त योजना को मंजूरी दी। CIA ने क्यूबाई निर्वासितों की एक सेना प्रशिक्षित की थी, जिसका उद्देश्य कास्त्रो को उखाड़ फेंकना था। 17 अप्रैल 1961 को लगभग 1400 निर्वासितों ने क्यूबा के दक्षिणी तट पर बाह्य डे कोचिनोस बे ऑफ पिक्स में आक्रमण किया। यह आक्रमण एक पूर्ण विफलता थी। कास्त्रो को आक्रमण की पूर्व सूचना मिल गई थी और उनकी सेना ने आक्रमणकारियों को 3 दिनों में हरा दिया। 1200 से अधिक आक्रमणकारियों को पकड़ लिया गया। यह घटना अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी और इसने कास्त्रो की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। इस घटना के तुरंत बाद कास्त्रो ने घोषणा की कि क्यूबा एक समाजवादी देश है। क्रांति, जो पहले लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी थी, अब खुले तौर पर मार्क्सवादी लेनिनवादी बन गई। अक्टूबर 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गई। अमेरिकी जासूसी विमानों ने क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की तस्वीरें खींची थीं, जो अमेरिकी शहरों तक पहुंच सकती थीं। राष्ट्रपति कैनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दिया और मांग की कि सोवियत संघ मिसाइलों को हटाए। 13 दिनों तक दुनिया सांस रोककर देखती रही। अंततः ख्रुश्चेव ने मिसाइलों को हटाने पर सहमति जताई। बदले में अमेरिका ने तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने और क्यूबा पर आक्रमण न करने का वादा किया। क्यूबा के लिए यह समझौता एक धोखा था। उन्हें इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया था। 2 महाशक्तियों ने उनके देश के भविष्य का फैसला उनकी मर्जी के बिना किया। यह एक 898 की पेरिस संधि की याद दिलाने वाला क्षण था। 1960 और 70 के दशक में कास्त्रो शासन ने क्यूबा समाज को पूरी तरह बदल दिया।
सरकार ने साक्षरता अभियान चलाया, जिसके तहत हजारों युवा शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में गए और लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। महिलाओं के लिए नए अवसर खुले और जातीय भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास किए गए। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दमन भी बढ़ा। विरोधियों को जेल में डाला गया, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और असंतोष को कुचल दिया गया। फेरेर बताती हैं कि कैसे एक बहुस्वर समाज धीरे धीरे एक स्वर में बदल गया। जो लोग क्रांति के साथ नहीं थे, उनके पास दो विकल्प थे, चुप रहना या देश छोड़ना। एक 9/5/9 के बाद क्यूबाई लोगों के पलायन की कई लहरें आईं। शुरुआत में ज्यादातर अमीर और मध्यम वर्ग के लोग गए जिनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। फिर एक 9/6/5 में कास्त्रो ने कैमारियो का बंदरगाह से उन लोगों को जाने की अनुमति दी जो जाना चाहते थे। हजारों लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया। एक 9/8/0 में मारियल बोटलिफ्ट हुई। जब हजारों क्यूबाई लोगों ने पेरू के दूतावास में शरण ली तो कास्त्रो ने घोषणा की कि जो कोई जाना चाहता है वह जा सकता है। अगले कुछ महीनों में 1,25,000 से अधिक क्यूबाई लोग छोटी नावों और बेड़ों पर सवार होकर फ्लोरिडा पहुंचे। इनमें से कई गरीब और अश्वेत क्यूबाई थे जिनका अमेरिका में स्वागत मिश्रित भावनाओं के साथ हुआ। एक 9/4 में सोवियत संघ के पतन के बाद एक और बोट लिफ्ट हुई। हजारों क्यूबाई लोगों ने घर में बने बेड़ों पर सवार होकर समुद्र पार करने की कोशिश की। इनमें से कई डूब गए। अमेरिका और क्यूबा ने तब एक समझौता किया जिसके तहत अमेरिका समुद्र में पकड़े गए क्यूबाई लोगों को वापस भेज देगा। एक 9/9/1 में सोवियत संघ के पतन ने क्यूबा को तबाह कर दिया। सोवियत संघ क्यूबा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था जो हर साल अरबों डॉलर की सहायता प्रदान करता। उस सहायता के अचानक बंद हो जाने से क्यूबा की अर्थव्यवस्था 35% सिकुड़ गई। कास्त्रो ने इसे विशेष काल नाम दिया। भोजन और ईंधन की कमी हो गई, बिजली कटौती आम बात हो गई, लोगों का वजन कम हो गया, बीमारियां फैल गईं। हजारों लोगों ने समुद्र के रास्ते देश छोड़ने की कोशिश की। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कुछ आर्थिक सुधार किए, विदेशी निवेश को अनुमति दी गई, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया गया और अमेरिकी डॉलर को कानूनी मुद्रा बना दिया गया। ये सुधार आंशिक रूप से सफल रहे, लेकिन उन्होंने असमानता भी बढ़ाई। जो लोग पर्यटन उद्योग में काम करते थे या विदेश से पैसे प्राप्त करते थे, वे समृद्ध हुए, जबकि अन्य लोग गरीबी में डूबे रहे। 2006 में फिदेल कास्त्रो बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने भाई राउल को सत्ता सौंप दी। 2008 में राउल औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बने। उन्होंने धीरे धीरे कुछ सुधार किए, निजी व्यवसायों की अनुमति दी, अप्रयुक्त भूमि किसानों को पट्टे पर दी और यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी। 2014 में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। राष्ट्रपति बराक ओबामा और राउल कास्त्रो ने एक साथ घोषणा की कि अमेरिका और क्यूबा राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करेंगे। 2015 में हवाना में अमेरिकी दूतावास फिर से खोला गया और 2016 में ओबामा ने क्यूबा की ऐतिहासिक यात्रा की। 1928 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा। ओबामा ने कहा, हम 5 दशकों से अलगाव की नीति अपना रहे हैं। क्या यह क्यूबा के लोगों के लिए बेहतर जीवन लाया? नहीं। क्या यह अमेरिकी हितों की सेवा कर रहा था? कई मायनों में नहीं। उन्होंने यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों में ढील दी और क्यूबा के लोगों से मुलाकात की, लेकिन यह तालमेल लंबे समय तक नहीं चला। 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा की कई नीतियों को पलट दिया। उन्होंने यात्रा प्रतिबंधों को कड़ा किया, व्यापार प्रतिबंधों को फिर से लागू किया और क्यूबा को आतंकवाद का समर्थक राज्य के रूप में फिर से सूचीबद्ध किया। इस बीच क्यूबा में असंतोष बढ़ रहा था। 2020 में सैन इसिड्रो नामक एक गरीब इलाके में कलाकारों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह वही इलाका था जहां एक सदी पहले अल्बर्टो येरेमी का राज था। अब यहाँ के युवा स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। सरकार ने उन्हें दबा दिया, लेकिन उनकी आवाज दब नहीं पाई। फेरेर अपनी पुस्तक का समापन एक व्यक्तिगत नोट पर करती हैं। वह क्यूबा में अपने पूर्वजों के घर जाती हैं, उन जगहों पर जहां उनके दादा दादी रहते थे। वह सोचती हैं कि इतिहास हमें क्या सिखा सकता है। उनका तर्क है कि क्यूबा और अमेरिका एक दूसरे के लिए आईने का काम करते हैं। अमेरिका क्यूबा में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब देख सकता है। फ्लैट संशोधन, सैन्य हस्तक्षेप, व्यापार प्रतिबंध। क्यूबा अमेरिका में अपनी आकांक्षाओं और निराशाओं का प्रतिबिंब देख सकता है। स्वतंत्रता का सपना, आर्थिक अवसर की चाहत, परिवार के पुनर्मिलन की आशा। फेरेर लिखती हैं कि इतिहास हमें सिखा सकता है कि दुश्मनी की जड़ें गहरी हैं, लेकिन वह हमें यह भी सिखा सकता है कि वे जड़ें उखाड़ी जा सकती हैं। इतिहास को समझना, उसका सामना करना और उससे सीखना, यही एकमात्र रास्ता है आगे बढ़ने का। एडा फेरेर की क्यूबा एन अमेरिकन हिस्ट्री 500 साल के इतिहास को एक जीवंत, मानवीय और गहन कथा में बदल देती है। ये सिर्फ तारीखों और संधियों की कहानी नहीं है, बल्कि लोगों की कहानी है। ताइनो आदिवासियों की, अफ्रीकी दासों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, किसानों की, कार्यकर्ताओं की। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि क्यूबा सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि एक विचार है, स्वतंत्रता का, संप्रभुता का, प्रतिरोध का। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि अमेरिका और क्यूबा का इतिहास इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि फेरेर लिखती हैं, क्यूबा का इतिहास अमेरिकी इतिहास है और शायद एक दिन
अमेरिका का इतिहास भी क्यूबाई इतिहास बन सकता है, उस दिन जब ये दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि पड़ोसी के रूप में, साझेदार के रूप में और अंततः एक परिवार के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी एडा फेरेर की पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुस्तक क्यूबा एन अमेरिकन हिस्ट्री की कहानी। एक छोटे से द्वीप की बड़ी कहानी जो हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है बल्कि वर्तमान की कुंजी है और भविष्य की नींव है। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।